मित्रों, वीर सावरकर ने जनेऊ पर 2 बार टिप्पणी की थी। एक बार तो साल 1929 में जब दलितों को अपने साथ लाना चाहते थे तो उन्होंने ये कहा कि दलितों को भी जनेऊ पहनने का अधिकार है। उन्होंने बहुत सारे दलितों को जनेऊ पहनाया और ये कहा कि भाई ये भी पहले जनेऊ पहनते थे और कालांतर में बाद में कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए कि इनको ये अधिकार मिलना बंद हो गया, तो हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने उस वक्त ये कहा कि ये ब्राह्मणों के जनेऊ पहनने के अधिकार के खिलाफ एक विद्रोह है। हालांकि वीर सावरकर खुद एक ब्राह्मण थे और वो चाहते थे कि हिंदू एक हो। और दूसरी बार उन्होंने जनेऊ पर टिप्पणी उस वक्त की थी 1959 के करीब, जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने नाम के पहले तो पंडित लगाया हुआ था, लेकिन वो कभी हिंदू हितों की कोई बात करते नहीं थे। हिंदू कोई उस वक्त वोट बैंक नहीं था, जो था एक कांग्रेस का वोट बैंक था। उस वक्त सावरकर ने टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन ये कांग्रेस पार्टी के नेता अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। और उनकी भविष्यवाणी उस वक्त सही हो गई जब राहुल गांधी ने एक चुनाव प्रचार के दौरान अपना गोत्र दत्तात्रेय गोत्र बताया, ब्राह्मण का गोत्र बताया, और एक उस वक्त भविष्यवाणी ऐसी सच हुई कि वाकई में एक हवन के दौरान जो है एक पूजा कर रहे थे कहीं पर वो, और उन्होंने वहां पर अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ। तो आज स्थिति ये है कि जो हिंदू वोट बैंक जो तैयार हुआ है, इसके आगे आज बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े बड़े सेकुलर बिरादरी के नेता हैं, वो आज जो है वो सरेंडर करने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त सामने आ रहा है वो आ रहा है ममता बनर्जी का नाम। मित्रों, आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों को अब एक के बाद एक झटके देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा झटका तो उन्होंने अब इस एक बाबरी मस्जिद को लेकर के दिया है। मित्रों, आपको याद है एक टीएमसी के नेता और जो कि टीएमसी की सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार में मंत्री भी थे, हुमायूं कबीर, उनको पार्टी से टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने निलंबित कर दिया है। और निलंबित क्यों किया है? निलंबित इसलिए किया है क्योंकि हुमायूं कबीर जो है वो 6 दिसंबर के दिन, 6 दिसंबर को जब कथित बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, हिंदुओं की भीड़ ने ढहा दिया था, उस दिन वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव डालना चाहते थे। और हुमायूं कबीर ये कर पाते, वो जो करेंगे वो तो करेंगे ही, पर वो टीएमसी में रहते हुए ऐसा कर पाते, उसके पहले उनको निलंबित कर दिया है ममता बनर्जी ने। अब ये जानकर जो मुसलमान पश्चिम बंगाल के हैं उनको झटका लगा है कि हमने कभी भी ममता बनर्जी से ये उम्मीद नहीं की थी कि ममता बनर्जी ऐसा मुसलमानों के साथ कर देंगी जहां पे 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट जो काउंट अब कितना कटेगा उसमें से कितना मृतकों का है, कितना क्या है, कितने भाग गए बांग्लादेश और कितने ऐसे यार नाम कट गए नहीं पता, पर 30% जो मुसलमान वोट जहां पर है उस पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह की बेरुखी दिखा रही हो ममता बनर्जी, तो ये हिंदू वोट बैंक के एक बहुत बड़ी पावर है जो अब नजर आने लगी है। और ये हुमायूं कबीर जो हैं ये इतने नाराज हो गए हैं ममता बनर्जी से, उनको अभी निलंबित ही किया गया है, पार्टी से निकाला नहीं गया है, लेकिन इसके बाद भी वो ममता बनर्जी को तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस का काम कर रही है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं साहब कि ये तो कभी भी हमारे मुसलमानों के हित में नहीं थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि हुमायूं कबीर अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि किस तरह से ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों को झटके पर झटका देना शुरू कर रही है। और ये सब वो क्यों कर रही है? ये सब वो इसलिए कर रही क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि जो ज्यादातर एसआईआर में नाम कट रहे हैं वो नाम ज्यादातर मुसलमानों के नाम कट रहे हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पे आ गए थे रहने के लिए पश्चिम बंगाल में, या फिर जो गलत तरीके से वोटिंग चल रही थी। और आज भी ये स्थिति है कि इतनी सघन पुनरीक्षण के बावजूद भी किस तरह से धांधली चल रही है। मित्रों, मैं बताऊं आपको कि पश्चिम बंगाल के अंदर अभी भी 8000 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर कि पिछले 25-30 सालों से कोई मरा ही नहीं है। आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? किसी पोलिंग बूथ पर हर साल 1-2 लोग मरते हैं, 3-4 लोग मरते हैं हर साल। लेकिन ये बड़ी जो इलेक्शन कमीशन है वो जो देख करके नाराजगी जताई है कि आखिर इसकी किस तरह से जो है पुनरीक्षण किया जा रहा है कि 8000 जिले ऐसे हैं, 8000 ऐसे, माफ कीजिएगा, ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर कोई मरा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोबारा वहां पर जो जांच करके
असली तरीके से, सही तरीके से एफआईआर करने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी की बिल्कुल हालत पतली हो चुकी है, उनकी बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। और ये हालत इसलिए खराब हो रही क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जो उनका जो बांग्लादेशी वोट बैंक है, वो लगातार जो है भाग रहा है। और उनको ये लग रहा है कि अब तक तो वो बांग्लादेशी वोट बैंक के सारे जीतती आ रही थी, अब क्या करेंगी। तो अब उनके सामने एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प ये बचता है कि वो किसी भी तरह से जो हिंदू हैं उनको दोबारा से अपने साथ ले आए। जो भद्र लोग, जिसको बोलते हैं भद्र लोग, उस भद्र लोग को दोबारा अपने साथ ले आए। इसीलिए वो अब इस तरह के बयान दे रही हैं, हुमायूं कबीर को निकाल रही है पार्टी से। आप देखिए, वक्फ की संपत्तियों को दर्ज करने को लेकर के उन्होंने डेडलाइन जो थी 6 दिसंबर की, वो भी नहीं टल रही है। तो ये सब भी करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की हालत तो खराब ही है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि ममता बनर्जी कौन ममता बनर्जी? अरे ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी है जो उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दिया करता था तो वो वहां पे गाड़ी से उतर के खड़ी होती थी और वो दौड़ाती थी। आप सोच लीजिए कि किस तरह की ये नेता थी ममता बनर्जी, जो कि जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल में लगाने पर आग बबूला हो जाया करती थी। वो ममता बनर्जी आज जो है वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे थे, जो हुमायूं कबीर उनको पार्टी से निकाल रही है। और ये वही ममता बनर्जी है जब मुहर्रम में जो उनकी यात्रा होती है और इसके बाद जब दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है, जब टाइम टकरा जाता है तो उसमें वरीता हमेशा ये मुहर्रम वालों को देती थी। ये वही ममता बनर्जी है, ये वही ममता बनर्जी है जिसने कि आप सोचिए कि लगभग जब से उसकी सरकार आई है तब से लगातार उसने हिंदुओं का जो पूरा आरक्षण का अधिकार था उसको इस तरह से खत्म किया कि वहां पे उसने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, पिछड़ा SC/ST के नाम पर, और हिंदुओं का हिस्सा जो है मुसलमानों को दे दिया। ये वो ममता बनर्जी है जिसने इतना तुष्टीकरण किया। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस की जो विभाग है उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भर्ती हो चुके हैं। अब सोचिए कि जिस राज्य के अंदर बड़ी संख्या में पुलिस में मुसलमान भर्ती हो जाएंगे तो वहां कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, क्योंकि तोड़ने वाले ही जो है वो पुलिस में भर्ती होंगे तो क्या होगा, क्या वहां कानून व्यवस्था बनेगी। इस तरह की अराजकता पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में फैलाने वाली जो ममता बनर्जी हैं, उनको आज ये लग रहा है कि साहब बिहार का चुनाव तो गजब ही हो गया। बिहार के चुनाव के नतीजे ने अखिलेश यादव को भी बिल्कुल झटके में डाल दिया है, और बिल्कुल वही स्थिति जो है इस वक्त ममता बनर्जी की भी है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। तो आनंद फानंद में जो उनसे हो सक रहा है वो ये कि अब वो ये नहीं दिखाना चाहती कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग जाए। लगातार यही कर रही है। वो कह रही था हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो जो है बंगाली हैं, प्राउड हिंदू हैं, क्या क्या बता रही, इसलिए कि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हिंदू वोट जो उनको मिल रहा है वो छिटक जाए। तो अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को सोचना होगा कि आखिर वो ये किसी भी एक समय में, एक काल में एक विलन होता है। और आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार जब विलन जो है वो हीरो से दोस्ती करना चाहता है ना, तो कई बार वो झूठ बोलता है, कई बार छल करता है, प्रपंच करता है। तो ये जो कालनेमी प्रजाति है ना सेकुलरों की, इससे बचने की आवश्यकता है। मेरा साफ साफ कहना है, आने वाला चुनाव जो हो रहा है, आने वाला चुनाव जो पश्चिम बंगाल का है, वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और लोकसभा में जिस तरह से इतनी बड़ी पराजय हुई थी बीजेपी की, उसमें बहुत बड़ा रोल, तो सीधी सी बात है वो पूरा चुनाव रिग्ड था। आपको सब पता ही है, लोग सब जानते हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो हैं किस तरह से वहां पर चुनाव होता है, सबको पता है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का वहां एक बहुत बड़ी एक मोराल डाउन हो गया था, SIR जो हो रहा है उसमें जिस तरह से ममता के फर्जी वोट पर जो एक तरह से अब बैन लग रहा है, जो खत्म हो रहा है, उससे जो है बहुत बड़ी आशा उम्मीद जग रही है बीजेपी के समर्थकों को, बीजेपी को। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हौसला उनका अब टूटने नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इसी मोमेंटम को बना के रखा गया तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होगा और सरकार बदलेगी। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।